सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं के.डी. शर्मा हिंदी का अध्येता पुनः एक बार अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गत व्याख्यान में हमने संज्ञा प्रकरण पर चर्चा की थी। संज्ञा के बारे में मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, बातें थी, वो सब आप तक मैंने रखी थी। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्यक्तिवाची संज्ञा का प्रयोग जातिवाची के रूप में और जातिवाची संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति की वाची के रूप में किस प्रकार होता है, भाववाची संज्ञा क्या होती है, किन किन प्रत्ययों को लगाकर भाववाची संज्ञा बनाई जा सकती है और किन किन व्याकरणिक कोटियों से भाववाची संज्ञा बनती है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखी थी। और आपसे मैंने कहा था कि अगले व्याख्यान में यानी कि आज संज्ञा से जुड़े हुए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न थे और खासकर जो प्रश्न आप लोगों ने मुझ तक पहुंचाए हैं उन पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। ठीक है साहब, तो बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रश्न है संज्ञा से संबंधित जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, आज मैं आपको जितने प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा उनमें तमाम प्रकार के प्रश्न होंगे, बहुत सारे अटपटे प्रश्न होंगे, दुविधात्मक प्रश्न होंगे। अगर आपने संज्ञा का प्रकरण ठीक से समझाए, ठीक से पढ़ा है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप इन सारे प्रश्नों का जवाब दे दोगे। तो प्लीज़ जिन विद्यार्थियों ने संज्ञा का अध्याय संज्ञा प्रकरण नहीं पढ़ा और डायरेक्ट प्रश्न कर रहे हैं तो आपसे प्रश्न नहीं हो पाएंगे। आप पहले संज्ञा का प्रकरण पढ़ें, तदुपरांत आप इन प्रश्नों पर आएँ। देखते हैं विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है आज हमारे समक्ष, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है, मतलब कि जातिवाची संज्ञा नहीं है। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जातिवाची संज्ञा क्या होता है। जातिवाची संज्ञा यानी कि एक वर्ग का बोध देने वाले समूह, पूरे उस क्लास का समूह नहीं बोल करके मैं अगर क्लास बोलूंगा तो यहां ध्यान देना, तो उस वर्ग का यानी कि उस जैसे सभी लोगों का सभी वस्तुओं का बोध दे। बालक जो है हमारी जातिवाची संज्ञा है, मनुष्य जातिवाची संज्ञा है, सुंदर क्या है, सुंदर नहीं मालूम, चलो छोड़ो, पहले इस पर आ जाइए। छात्र जातिवाची संज्ञा है, कोई भी छात्र हो सकता है, लेकिन प्रश्न पूछा है कि कौन सा शब्द जातिवाची संज्ञा नहीं है, तो आप यूं भी निकाल सकते हो कि हमारा आंसर क्या हो गया, सुंदर। लेकिन फिर प्रश्न वहां का वही है कि फिर सुंदर की व्याकरणिक कोटि क्या होगी, यानी कि सुंदर शब्द क्या है। आपको मैंने कहा है कि ये तीन प्रकरण, तीन अध्याय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीन जो शब्द, तीन जो व्याकरणिक कोटियां हैं, ये तीनों एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे से काफी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञा जो है इसके स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अच्छा या बुरा बताता है वो शब्द विशेषण होता है। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो कुछ भी अच्छा या बुरा यानी कि उसकी विशेषता का प्रकटीकरण करता है। तो देखिए सर, बालक, मनुष्य और छात्र तीनों तो जाति सूचक शब्द है, यानी कि जातिवाची संज्ञा। जाति सूचक शब्द का मतलब यहाँ पर किसी संप्रदाय या जाति से नहीं है। जाति सूचक शब्द का मतलब जातिवाची, जो कि उस प्रकार के गुणों वाले बोध कराए, उस प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं। तो यहाँ पर बालक, मनुष्य और छात्र जातिवाची संज्ञा है, लेकिन सुंदर शब्द जो है ये विशेषण है, यानी कि इसके व्याकरणिक कोटि की अगर बात करें तो विशेषण शब्द है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि कवि की भाववाची संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अच्छे से पढ़ना, कवि की भाववाची संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, यानी कि कवि जो शब्द है, सबसे पहले तो विद्यार्थियों, कवि शब्द जातिवाची है। जो भी व्यक्ति कविता पाठ करता है वो सब कवि है। अब पूछ क्या रहा है कि इससे कवि शब्द से बनने वाली भाववाची संज्ञा कौन सी नहीं है। देखो जी, कवि में ता प्रत्यय लगा दिया, आपको बहुत अच्छे से बताया है कि किसी भी शब्द के पीछे ता प्रत्यय जुड़ने के बाद भाववाची संज्ञा बन जाती है। जैसे सफल से सफलता था, विफल से विफलता थी, पशु से पशुता, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता,
तो यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ है तो कविता भाववाची संज्ञा है। लेकिन एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि भाषा के अंतर्गत शब्द का के रूप का निर्धारण शब्द की व्याकरणिक कोटि हमेशा उसके प्रयोग के आधार पर होता है, यानी कि वो शब्द किस परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया गया है। अगर किसी स्त्री या किसी बालिका का नाम, किसी लड़की का नाम ही कविता है तो फिर वो वहाँ पर व्यक्तिवाची हो जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि कविता आ रही है, अब कविता आ रही है अंडरलाइन करते हैं कि कविता किस प्रकार की संज्ञा है, तो फिर वहाँ भाववाची तो नहीं होगी ना, वहाँ वो व्यक्तिवाची होगी। याद कीजिए मैंने कल आपको बताया था कि कविता ने कविता सुनाई, यहाँ पर कविता शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहली कविता जो थी वो व्यक्तिवाची थी, दूसरी कविता भाववाची। कविता ने कविता सुनाई। लेकिन सामान्यतः आपसे कहा जाए कि कविता शब्द किस प्रकार की संज्ञा होगा और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, बस इतना पूछा जा रहा है कि कविता शब्द में संज्ञा है, तो आपका आंसर होगा भाववाची। ता प्रत्यय लग रहा है। कविराज कौन सी संज्ञा है? उपाधि है। कविराज तो उपाधि है, जो कवियों में राजा हो, विशेषण के रूप में काम आएगा। काव्य है। विद्यार्थियों, इस कवि में यज्ञ प्रत्यय लगाने के बाद नया शब्द बनता है काव्य। बहुत प्यारा शब्द है। ता प्रत्यय लगाने से, यज्ञ प्रत्यय लगाने से, तो प्रत्यय लगाने से, आहट लगाने से, आवट लगाने से, ई लगाने से भाववाची संज्ञा का निर्माण होता है। तो कविता भी भाववाची, काव्य भी भाववाची, यहाँ कवि में तो जोड़ दिया तो ये भी भाववाची, यानी कि कविता, काव्य और कवित्व तीनों कवि शब्द की भाववाची संज्ञा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया जी? कविराज। क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है इसने कि किस शब्द के अंतर्गत कवि की भाववाची संज्ञा नहीं है। ठीक है साहब, तो कवि शब्द की भाववाची संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है? कविराज। प्रताप का प्रताप अद्भुत था। अद्भुत के द में हलचिन आता है, हलचिन आता है। ठीक है, प्रताप का प्रताप, पहला जो प्रताप है, पहला जो प्रताप आ रहा है ये व्यक्तिवाची है, किसी व्यक्ति का नाम है प्रताप। और दूसरा जो प्रताप आ रहा है ये भाववाची है। प्रताप का मतलब होता है शौर्य, प्रताप का मतलब होता है पराक्रम। तो प्रताप का प्रताप यानी कि प्रताप जिस व्यक्ति का नाम है उसका शौर्य, उसका पराक्रम अद्भुत है। तो पहला प्रताप तो क्या हो गया? व्यक्तिवाची। और दूसरा प्रताप क्या हो जाएगा साहब? आपका भाववाची। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, जब हम पढ़ते हैं हनुमान चालीसा में कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, यहाँ पर ये जो प्रताप है इसका तात्पर्य पराक्रम, शौर्य। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, प्रताप के नीचे अंडरलाइन करके मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रताप किस प्रकार की संज्ञा है, तो वहाँ पर भाववाची होगा। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ कि प्रताप पढ़ रहा है तो फिर ये व्यक्तिवाची हो जाएगा। समझने की चेष्टा करना, प्रताप का प्रताप अद्भुत था, यानी कि प्रताप, पहला जो प्रताप आ रहा है ये व्यक्तिवाची है, दूसरा प्रताप जो आ रहा है वो भाववाची है। ठीक है साहब, राणा प्रताप के लिए यूज कर सकते हैं कि राणा प्रताप का प्रताप अद्भुत था। मैंने प्रताप लिख दिया, राणा प्रताप हो या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कहने का मेरा आशय इतना है कि पहला प्रताप आपका व्यक्तिवाची और दूसरा प्रताप आपका भाववाची। तो देखते हैं कौन सा विकल्प आ रहा है? तीसरा। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि सरदार पटेल मार्ग, देखो किसी मार्ग का आपने नामकरण कर दिया, आपने उसको बोल दिया कि इस मार्ग का नाम, इस अमुक मार्ग का नाम सरदार पटेल है, तो अब तो ये व्यक्तिवाची हो गया ना। व्यक्तिवाची संज्ञा जिसको पहचान लिया, जिसके बारे में आपने पहले से जानकारी है। जो ही आपको मैंने कहा कि ये सरदार पटेल मार्ग है, दूसरी बार आप आओगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ये तो वही मार्ग है, इसी का तो नाम सरदार पटेल मार्ग है। तो सरदार पटेल मार्ग विद्यार्थियों अब हमारा कौन सा हो जाएगा जी? व्यक्तिवाची संज्ञा हो जाएगा। ठीक है साहब, अगला प्रश्न है हमारे पास कि व्यक्तिवाची, जातिवाची और भाववाची संज्ञाओं का सही क्रम है। पहली व्यक्तिवाची होना चाहिए, फिर जातिवाची और फिर भाववाची। सूर्य किस प्रकार की संज्ञा है? सूर्य, सूर्य व्यक्तिवाची है। सत्यता, ता प्रत्यय लग रहा है, भाववाची। पानी द्रव्यवाची, ये हमारा विकल्प नहीं हो सकता। सत्यता भाववाची आ रहा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, सूर्य व्यक्तिवाची, जी हाँ। पानी द्रव्यवाची है, लेकिन यहाँ द्रव्यवाची नहीं दिया, यहाँ जातिवाची दिया है। आपको विदित है जातिवाची के अंतर्गत द्रव्यवाची
और समूहवाची दोनों आ जाते हैं। जातिवाची के अंतर्गत द्रव्यवाची और समूहवाची दोनों आ जाते हैं, और द्रव्यवाची को पदार्थवाची भी बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास चूंकि द्रव्यवाची का ऑप्शन नहीं दिया, उन्होंने यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, जातिवाची, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए जी, सी। तो सबसे पहला तो कौन सा, सूर्य तो क्या हो गया आपका व्यक्तिवाची, पानी क्या हो जाएगा जातिवाची, यद्यपि द्रव्यवाची है लेकिन द्रव्यवाची नहीं था हमारे पास, तो जातिवाची हो गया। हाँ, आपसे कहा जाए कि पानी किस प्रकार की संज्ञा है, इसको क्लियर कर दो। यहीं आपसे कहा गया पानी किस प्रकार की संज्ञा है, एक ऑप्शन आपके पास द्रव्यवाची भी है और जातिवाची भी है, तो आप प्रायिकता देंगे द्रव्यवाची को, यदि द्रव्यवाची ऑप्शन में उपलब्ध है तो, और अगर द्रव्यवाची नहीं है तो फिर जातिवाची। और सत्यता कैसी हो गई, भाववाची। तो सही आंसर क्या हो गया साहब, सी, सूर्य, पानी और सत्यता। सूर्य व्यक्तिवाची, पानी जातिवाची और सत्यता भाववाची। चलिए साहब अगले प्रश्न पर गौर करते हैं। प्रश्न संख्या 6, निजत्व संज्ञा निर्मित है। विद्यार्थियों, पहली बात तो निज में तो प्रत्यय लग रहा है, और जो निजत्व है आपका तो प्रत्यय लगा दिया, तो अब ये संज्ञा कैसी हो गई, तो सबसे पहला बिंदु तो निजत्व भाववाची संज्ञा है। निजत्व किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाची। लेकिन पूछा क्या है, निर्मित है, विशेषण से है, क्रिया से है, सर्वनाम से या संज्ञा से। तो हमें ही पता लगाना होगा कि ये निजत्व में जो निज है इसकी व्याकरणिक कोटि क्या है। तो मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, निज जो है वो सर्वनाम है। निज क्या है साहब, निज सर्वनाम है, और चूंकि निज सर्वनाम है इसलिए इससे बन रही है ये निजत्व शब्द, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सर्वनाम से। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, निज सर्वनाम है और त्व प्रत्यय लगा रहे से भाववाची संज्ञा का निर्माण हो रहा है। 7वां प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। देखो, यानी कि 4 कथन आपके समक्ष है, 4 स्टेटमेंट है, जिसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा असत्य है। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। अब सबसे पहले तो विकारी और अविकारी क्या होते हैं जी, विकारी और एक अविकारी। विद्यार्थियों, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल, कारक और पुरुष से रूपांतरित हो जाता है, इनमें से किसी से भी हो जाए, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि से जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वो कहलाते हैं विकारी। याद रखना, ये भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि कौन सा शब्द विकारी है, कौन सा नहीं है। क्या बोल रहा हूं, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष से रूपांतरित हो जाता है उनको बोलते हैं हम विकारी। और ध्यान रखना साहब, संज्ञा हमेशा विकारी है। तभी तो लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, अगर संज्ञा शब्द अविकारी होता तो फिर इनमें रूपांतरण नहीं होता, हर हाल में एक ही रहता। क्योंकि अविकारी वो शब्द होते हैं जिनका रूप किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता, यानी कि जिनका रूप लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि से बदलता नहीं है, रूपांतरित नहीं होता, वो कहलाते हैं अविकारी। तो साहब संज्ञा विकारी होती है। और विद्यार्थी गण ध्यान देना, सर्वनाम भी विकारी होते हैं, और मेरे सुधी छात्रों विशेषण भी विकारी होते हैं। और क्रिया तो विकारी होती ही होती है साहब। क्या क्या लिखा जी, ये चारों विकारी माने जाते हैं, नोट कर लेना। कौन कौन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी क्या होते हैं, जिनमें रूपांतरण नहीं होता, लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष से अवय जो होते हैं। तो हमारा आंसर यही मिल गया हमें, कथन असत्य, यही असत्य। संज्ञा अविकारी नहीं होती, विकारी होती है। फिर भी आगे चर्चा कर लेते हैं। संज्ञा शब्द लिंग, वचन से परिवर्तित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठोस, द्रव, गैस आदि पदार्थवाची, हाँ द्रव्यवाची है, द्रव्यवाची को पदार्थवाची भी कहा जाता है। संज्ञा का तात्पर्य नाम से बिल्कुल है। अगला प्रश्न है 8वां, बचपन, अहंकार, पशुता आदि शब्द हैं। बचपन, अहंकार, पशुता आदि शब्द हैं। आपको विदित होगा, देखो
बचपन में क्या हो रहा है, शब्द है हमारे पास बच्चा, और इस बच्चा में लगा दिया पन, बच्चा में पन लगा दिया। यहां पर हमारे पास शब्द है अहम, अहंकार बना दिया, और विद्यार्थियों पशु में ता जोड़ करके पशुता बना दिया, पशु में ता जोड़ करके पशुता बना दिया, बच्चा में पन जोड़कर बचपन बना दिया, अहम में कार जोड़ करके अहंकार बना दिया। आप जानते हो पन लगाने के बाद भाववाची संज्ञा बनता है, ता लगाने के बाद भाववाची संज्ञा बनता है, अहंकार भी भाववाची संज्ञा है। बचपन को, अहंकार को, पशुता को फिजिकली स्पर्श नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका कोई आकार आकृति नहीं है। विद्यार्थियों, बचपन, अहंकार, पशुता ये सारे शब्द भाववाची संज्ञा होते हैं। ठीक है सर। अगला है कि बुढ़ापा कष्टप्रद होता है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। बालकों, मूल शब्द है हमारे पास बूढ़ा, और बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगा दिया। पूजा में आपा लगाऊंगा तो पूजापा होगा, मोटा में आपा लगाऊंगा तो मोटापा या मोटापा होगा। तो यहाँ पर आपा प्रत्यय लगने के बाद भाववाची संज्ञा बनता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, बूढ़ापा भाववाची संज्ञा है। उसने पूछा है कि बूढ़ापा कष्टप्रद होता है, रेखांकित शब्द मतलब कि बूढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं, मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। सफेदी शब्द बना हुआ है। देखो, सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें मूल शब्द क्या है, सफेद, और ये सफेद शब्द जो है ये विशेषण है। क्या है जी, आप पुष्टि कर लो। विशेषण, आगे मैं आपको विशेषण का प्रकरण बताऊंगा, वहां अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि विशेषता बताने वाले शब्द, सामान्य शब्दों में कहूं तो कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के लिए ठीक से प्रयुक्त हो जाए, अधिकतम संभावना है कि वह विशेषण होगा। अन्य शब्दों में अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो कैसे का उत्तर है, जनरली सामान्यतः कैसे का उत्तर या तो क्रिया विशेषण होता है और यह विशेषण होता है। तो अगर वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का प्रकटीकरण कर रहा है तो वो कैसे का जो जवाब आएगा वो विशेषण होगा। यहां ध्यान देना, सफेद शब्द एक विशेषण है। सफेद कोट, सफेद शर्ट, सफेद रंग। तो कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि सफेद शब्द जो है वह विशेषण है। सफेद में ई प्रत्यय लगाने से, सफेद में ई प्रत्यय लगाने से संज्ञा बनी है। और याद रखना, ये जो सफेदी शब्द है ना, ये सफेदी शब्द कौन सी संज्ञा हो गई आपकी, भाववाची। कौन सी, सफेदी शब्द जो है आपका वो भाववाची संज्ञा है। सफेदी शब्द भाववाची संज्ञा है। बन किससे रहा है, सफेद से। सफेद क्या है, विशेषण। इसने यही पूछा है कि सफेद शब्द बना हुआ है विशेषण से, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, विशेषण। एक बार फिर बोल रहा हूं, सफेदी भाववाची संज्ञा है जो कि सफेद में ई प्रत्यय जोड़ने से बन रहा है। सफेद शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है साहब, किस वर्ग के सभी शब्द, किस वर्ग के सभी शब्द जातिवाची संज्ञा है। किस वर्ग के सभी शब्द जातिवाची संज्ञा है। जातिवाची संज्ञा का मतलब उस वर्ग का, उस क्लास का बोध कराए, उस जैसे गुण वाले। देखो, रामायण व्यक्तिवाची है, किसी खास ग्रंथ का नाम रामायण है, हर ग्रंथ का नाम रामायण नहीं हो सकता। दीपावली व्यक्तिवाची है, किसी खास त्योहार का नाम दीपावली है ना, तो हर त्योहार दीपावली थोड़ी है। इसका मतलब ये दोनों तो जातिवाची नहीं है बल्कि व्यक्तिवाची हो गए। नदी पक्का साहब जातिवाची है। प्रेम भाववाची है। फिर ध्यान देना, प्रेम शब्द यद्यपि भाववाची है, अगर आपसे कहा जाए कि प्रेम शब्द किस प्रकार की संज्ञा है तो आपका एक ही उत्तर होगा, भाववाची। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में यूज किया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जा रहा है, तो फिर वहां पर प्रेम शब्द व्यक्तिवाची संज्ञा हो जाएगा। उदाहरणार्थ, अगर मैं आपसे कहूं प्रेम पढ़ रहा है, अब इस वाले वाक्य के अंतर्गत प्रेम शब्द व्यक्तिवाची हो गया। यदि मैं आपसे कहूं कि प्रेम का प्रेम तो बहुत गहरा है, तो अब इस वाक्य के अंतर्गत एक प्रेम तो व्यक्तिवाची हो गया और दूसरा जो प्रेम है वो भाववाची हो गया। ठीक। तो हमारा प्रश्न कहता है किस वर्ग के सभी शब्द जातिवाची संज्ञा है। विद्यार्थियों रामायण व्यक्तिवाची, दीपावली व्यक्तिवाची, नदी जातिवाची, प्रेम भाववाची। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमें तो सारे शब्द कैसे चाहिए, जातिवाची।
हिमालय किसी खास पर्वत का नाम है, तो अब ये क्या हो गया, व्यक्तिवाची। अरावली किसी खास पर्वत का नाम है, व्यक्तिवाची। नदी जातिवाची। कोटा एक किसी निश्चित जगह का नाम है, एक शहर का नाम है, तो ये भी व्यक्तिवाची हो गया। इसमें सिर्फ जातिवाची नदी था, हमें सारे शब्द जातिवाची चाहिए। पुस्तक जातिवाची है, गाय जातिवाची है, नदी जातिवाची है और देश भी जातिवाचक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो गया जी, सी। जबकि बुढ़ापा भाववाची है, आपा प्रत्यय लग रहा है, सफलता ता प्रत्यय लग रहा है। आप जानते हो ता प्रत्यय लगने के बाद भाववाची संज्ञा बनता है, चाहे सफल से सफलता हो। विफल में लगाऊं तो विफलता, पशु में लगाऊं तो पशुता, और मित्र में लगाऊं तो मित्रता, और शत्रु में लगाऊं तो शत्रुता। तो यहाँ ये सारे जो है बुढ़ापाई भाववाची, सफलता। पर्वत और देश दोनों जातिवाची है, लेकिन हमें सारे शब्द जातिवाची चाहिए थे, जो हमारे सी ऑप्शन में है। ठीक है साहब, मूव करते हैं अगले प्रश्न पर। देखो 12वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो क्या कह रहा है प्रश्न, भाववाची संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही रूप है। इस प्रश्न को थोड़ा समझना, थोड़ा दुविधात्मक प्रश्न है, समझने की चेष्टा करना। भाववाची संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही रूप है, यानी कि जो भाववाची संज्ञा है उससे जो क्रियापद बने हैं क्या वो सही है, ये यहाँ पर देखना है। और ये यही पूछना चाह रहा है बालकों। जीवन भाववाची संज्ञा है और इसका क्रियापद होता है जीना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है और धातु के अंत में ना लगाने के बाद, ना जोड़ने से, धातु के अंत में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहां पर जीवन भाववाची है लेकिन जीना क्रिया है। अगर ना हटा दो तो जी धातु है, ना लगाने से जीना हो गया जो कि क्रिया है। तो यहां आपका जो होना चाहिए था जीवन भाववाची और जीना क्रिया, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। और उसने यही पूछा है क्या कि भाववाची संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प नहीं है, तो यही सही नहीं है। आगे देख लेते हैं। हंसी भाववाची है और क्रिया है, हंसी भाववाची संज्ञा है और हंसना क्रिया है। आपको बताया था कि ई प्रत्यय लगाने के बाद, ई प्रत्यय लगाने के बाद भाववाची संज्ञा बन जाता है। हंस धातु है, ना लगा दिया, हंसना क्रिया का सामान्य रूप है और हंस में ई लगा दिया तो हंसी भाववाची संज्ञा है। ठीक है, हंसी भाववाची संज्ञा है जिसकी क्रिया है हंसना, धातु है हंस। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही बात है। लिख धातु है, लिख में ना लगा दिया तो लिखना हो गया जो कि क्रिया का सामान्य रूप हो गया। लिख में आवट प्रत्यय लगा दिया, लिखावट भाववाची संज्ञा हो गया। आपको विदित है आवट और आहट प्रत्यय लगाने के बाद भाववाची संज्ञा बन जाती। लिखावट है, तरावट है, सजावट है, रुकावट है, बनावट है, कसावट है, ये तमाम शब्द भाववाची संज्ञा है चूंकि आवट प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ भी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो दो सही है, बी और सी। हमारा चौथा विकल्प यही है कि बी और मतलब ब और स, क्योंकि भाववाची संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रिया पदों का सही विकल्प है। अच्छा ये नहीं होगा फिर हमारा, देखो यहां से देखो हमारा आंसर होगा कौन सा, बी ब और स, क्योंकि उसने कहा क्या था, भाववाची संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है। सही विकल्प पूछ रहा है तो ये तो गलत है ना। क्यों गलत है? क्योंकि जीवन के साथ जिया नहीं आता बल्कि जीवन के साथ जीना आता है। ठीक, तो आंसर सही नहीं है। वो तो ये बताया है मैंने आपको कि जीवन और जिया ये सही नहीं है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो रहा है। और उसने पूछा क्या था, भाववाची संज्ञा शब्दों में बनाए गए क्रियापदों का सही विकल्प है, तो सही विकल्प तो बी और सी है, यानी कि आंसर क्या होगा आपका डी। क्योंकि डी में क्या दे रखा है, बी और सी दोनों दे रखे हैं। ठीक साहब, ये विकल्प सही आंसर नहीं है हमारा। आंसर क्यों सही नहीं है? क्योंकि जीवन के साथ जीना आना चाहिए था, वहां पर जिया दे रखा है। जीवन और जिया, तो जीवन का क्रिया जिया नहीं होता बल्कि जीना होता है। ठीक, और आंसर चुनना था हमें सही वाला, तो सही ये दोनों हैं और इन दोनों का उल्लेख डी में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, क्या अमीरों के नखरे भी अलग होते हैं? रेखांकित शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? बालकों और बालिकाओं ध्यान रखिएगा, किसी भी विशेषण का बहुवचन कर देते हैं ना तो फिर वो जातिवाची संज्ञा बन जाता है। विशेषण का बहुवचन करने के बाद जातिवाची संज्ञा बन जाता है।
अमीर और गरीब, ये शब्द जो है विशेषण है, गरीब भी और अमीर भी। अब इनका बहुवचन कर दें तो वो जातिवाची संज्ञा बन जाएगा। क्या कर रहा है, अमीरों के नखरे भी अलग होते हैं। अब एक अमीर की बात नहीं हो रही, सारे अमीरों की बातें हो रही हैं, तो सारे अमीरों की बात हो रही तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जातिवाची। फिर बोल रहा हूँ मैं आपसे कि किसी भी विशेषण का बहुवचन कर देते हैं तो वो जातिवाची संज्ञा बन जाता है, क्योंकि वह एक अमीर की बात नहीं हो रही, जितने भी अमीर हैं उनके लिए बात हो रही कि उनके नखरे भी अलग होते हैं। तो क्या करना चाह रहा हूँ साहब, आगे विशेषण के प्रकरण में तो मैं आपको समझाऊंगा ऐसे ही, पर यहाँ भी आप ध्यान रखना, यहाँ भी समझने की चेष्टा कर लेना कि विशेषण का बहुवचन संज्ञा बनता है और वो जातिवाची संज्ञा बन जाता है। ठीक, बहुवचन रूप। उसके बाद फिर आगे है कि इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सा है। क्या कहा जी, देखो इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। भाववाचक, सब मित्र में ता लग रहा है तो पहला ये पूछा यही, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो मित्रता है। पंडित क्या है, जातिवाची संज्ञा है। आम क्या है, जातिवाची। किसी विद्यार्थी ने कमेंट करके कहा था कि आम फल विशेष का नाम है तो व्यक्तिवाची संज्ञा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। आप याद रखिएगा, सारे फलों के नाम और सब्जियों के नाम जातिवाची संज्ञा होता है। फल में चाहे अमरूद हो या आम हो या अनार हो या केले हो या पपीता हो, कोई सा भी फल हो, सारे फलों के नाम सामान्यतः जातिवाची ही होते हैं। तो बालक और बालिकाओं, पंडित और आम, ये दोनों जातिवाची संज्ञा है। जबकि चलना तो हमारी संज्ञा ही नहीं है। चलना तो क्या है साहब, चल धातु ये ना लगा हुआ है तो क्रिया है। तो मित्रता हो गया भाववाची, पंडित और आम हो गया जातिवाची, और चलना हो गई हमारी क्रिया। 15वें प्रश्न पर मुंह करते हैं साहब। देखो 15वें प्रश्न पर मुंह करते हैं। पूजा का समय हो गया। ये भी वापस वही प्रताप अद्भुत था, उसी टाइप का प्रश्न है। पूजा का समय हो गया। विद्यार्थियों, पहली पूजा जो है वो व्यक्तिवाची है और दूसरी पूजा भाववाची है। क्योंकि जब मैं कह रहा हूं कि पूजा का समय हो गया, तो जो पहली पूजा है वो तो क्या है साहब, व्यक्तिवाची, किसी महिला का नाम है, किसी स्त्री का नाम है, किसी लड़की का नाम है पूजा, और दूसरी पूजा है वो भाववाची है। तो यहां पर आप क्या कहोगे, पहला तो व्यक्तिवाची और दूसरा भाववाची। अब देखो व्यक्तिवाची और भाववाची हमारे पास सी ऑप्शन में उपलब्ध है। पूजा का समय हो गया। अगले प्रश्न पर अगर हम आए, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ग के सभी शब्द भाववाची संज्ञा नहीं है। ध्यान रखना, लैंग्वेज को ठीक से पढ़ना। बच्चों और बच्चियों, पहला शब्द मिठास, याद रखना, मिठास मीठा में आस लगाने से बना है, और मीठा शब्द के अंतर्गत बड़े की मात्रा आती है, मीठास। इसी प्रकार खट्टा में आस लगा दिया, शब्द क्या बन गया जी, खटास। मधुर में यज्ञ प्रत्यय लगा दिया, शब्द क्या बन गया, माधुर्य। मिठास भी भाववाची है, खटास भी भाववाची, माधुर्य भी भाववाची। मिठास मीठा से बना है, खटास खट्टा से बना है, और माधुर्य मधुर से बना है। मधुर में यज्ञ लगाया है, जबकि मीठा में आस लगाया है, खट्टा में भी आस लगाया है। मूल शब्द क्या है, राष्ट्रीयता में राष्ट्र, ये प्रत्यय लगा दिया, राष्ट्रीय विशेषण हो गया। और फिर उस राष्ट्रीय में, उस राष्ट्रीय शब्द में ता प्रत्यय जोड़ दिया। राष्ट्र में ये लगा करके राष्ट्रीय, फिर ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो राष्ट्रीयता आपकी भाववाची संज्ञा हो गया। दास में ता लगा दिया, ता लगाने से भाववाची संज्ञा बनता है। मानव जातिवाची था, ता लगा दिया तो भाववाची हो गया। यानी कि राष्ट्रीयता, दासता और मानवता तीनों भाववाची है। सी ऑप्शन देखिए, मनुष्य जातिवाची है। गुलामी, गुलाम में ई प्रत्यय लगा दिया तो गुलामी भाववाची हो गया। पशु में ता लगा दिया, यानी कि ये दोनों तो भाववाची है, लेकिन मनुष्य जातिवाची है। और हमें क्या चाहिए था कि किस वर्ग के सभी शब्द
भाववाची संज्ञा नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी वर्ग ऐसा है जिसके सभी शब्द भाववाची संज्ञा नहीं, चूंकि मनुष्य जातिवाची है, जबकि गरीबी, अमीरी और अच्छाई ये तीनों भाववाची है। अच्छा में आई प्रत्यय लगाया, कल ही व्याख्यान में बताया था मैंने आपको, आई प्रत्यय लगाने से जैसे साफ से सफाई, ऊंचा से ऊंचाई, भला से भलाई, बुरा से बुराई, चौड़ा से चौड़ाई। इसी प्रकार अच्छा से अच्छाई भाववाची संज्ञा है। अमीर में ई लगा करके अमीरी कर दी, गरीब में ई लगाकर गरीबी कर दी। गरीबी और अमीरी ये दोनों भी भाववाची संज्ञा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी, यानी कि मनुष्य इसमें जातिवाची अलग जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं विद्यार्थियों, पशु पक्षी जातिवाची होते हैं। दिशाओं के जो नाम है व्यक्तिवाची हैं। गुण दोष भाववाचक संज्ञा में गुण दोष भी आते हैं, अच्छाई, बुराई, भलाई, लंबाई, चौड़ाई। तो गुण दोष आते हैं किसमें? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी, क्योंकि पूछा क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण दोष। चलिए अगला प्रश्न, क्या है जी? कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? बालकों और बालिकाओं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा है, देखो कौन सा प्रत्यय लगाएं। तो यहां जो मधुर है, इस मधुर में ता प्रत्यय भी जुड़ सकता है और यज्ञ प्रत्यय भी जुड़ सकता है। ता जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मधुरता, और यज्ञ जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? माधुर्य। दोनों भाववाची संज्ञा है। मधुर में ता लगाने से मधुरता, मधुर में यज्ञ लगाने से माधुर्य, दोनों शब्द भाववाची संज्ञा है। तो पूछा इसने यही कि कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाची संज्ञा में रूपांतरित हो जाएगा। तो नहीं लगाएंगे, तम नहीं लगाएंगे, पन नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे? लेकिन याद रखना, अगर यहाँ यज्ञ भी होता तो भी सही होता। मधुर शब्द में यज्ञ भी लग जाता है और ता प्रत्यय भी लग जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ये भी याद रखना कि ता यज्ञ प्रत्यय लगने के बाद ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। सुंदर में यज्ञ प्रत्यय लगाऊंगा तो सौंदर्य भाववाची संज्ञा हो गया। सुंदर में ता लगाऊंगा तो सुंदरता भाववाची संज्ञा हो गया। लेकिन सुंदर में यज्ञ लगाकर सौंदर्य करूं, फिर ता प्रत्यय लगा दूं तो फिर गलत हो जाएगा, सौंदर्यता गलत होगा। मधुर में ता लगा करके मधुरता बना दूंगा, बिल्कुल सही, ये भाववाची संज्ञा हो गया मधुरता। मधुर में यज्ञ लगा करके माधुर्य बना दूंगा, बिल्कुल सही, ये भाववाची संज्ञा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मधुर में यज्ञ लगा करके माधुर्य बनाऊं, पुनः ता जोड़ करके माधुर्यता बनाऊं, दैट विल बी इनकरेक्ट। सावधान रहना, ठीक साहब। उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है आज के लिए, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाची संज्ञा है? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाची संज्ञा है? इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाची संज्ञा है? अब देखो, हिमालय तो कैसा हो गया? व्यक्तिवाची। काशी स्थान विशेष का नाम है, व्यक्तिवाची। शहर जातिवाची। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तीनों शब्द जो है वो जातिवाची नहीं है। दिल्ली व्यक्तिवाची है, पहाड़ जातिवाची है, कामना भाववाची है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। पहाड़ जो है जातिवाची है, बालक भी जातिवाची है, नदी भी जातिवाचक है, यानी कि हमारा सी आंसर होना चाहिए। चौथे ऑप्शन पर गौर करें तो शहर जातिवाची है, पहाड़ जातिवाची है, लेकिन मोहन जो है वो व्यक्तिवाची। इट मीन्स और राइट आंसर शुड बी सी। कैसे? पहाड़, बालक और नदी तीनों जातिवाची शब्द है। इसने यही पूछा है कि किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाची संज्ञा है। बालक और बालिकाओं, आज के लिए हमारा आखिरी प्रश्न है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है? देखो, गांधी शब्द की अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः गांधी शब्द जातिवाची है। बहुत सारे गांधी है, पहले भी बहुत सारे गांधी हुए और अभी भी बहुत सारे गांधी है, लेकिन राष्ट्रपिता जो है वो एक ही गांधी हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी। हमारे महात्मा गांधी ही वही राष्ट्रपिता हुआ है। तो जहाँ यहाँ राष्ट्रपिता शब्द का उल्लेख हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, गांधी तो जातिवाची है, बहुत सारे गांधी है, लेकिन जब मैं यहाँ हमने प्रश्न पढ़ा, यहाँ कहा गया है गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो क्या सारे गांधी राष्ट्रपिता थे? नो, सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ही राष्ट्रपिता थे। इसलिए ये गांधी शब्द यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष को डिनोट कर रहा है, मोहनदास करमचंद गांधी को डिनोट कर रहा है, महात्मा गांधी को डिनोट कर रहा है। इसलिए ये कैसी संज्ञा हो गई जी? हमारी
व्यक्तिवाची। क्यों? क्योंकि गांधी शब्द का प्रयोग एक निर्दिष्ट व्यक्ति के लिए, एक निश्चित व्यक्ति के लिए, एक खास व्यक्ति के लिए, यानी कि महात्मा गांधी के लिए हो रहा है। ठीक है साहब, तो ये 20 प्रश्न मैंने आज आपको सॉल्व कराए। यहाँ मैं आपको एक परामर्श देना चाहूँगा, पहले संख्या का पूरा प्रकरण पढ़ना कॉपी पेन लेकर के, फिर आप इन 20 प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतारना ऑप्शन सहित। जो मैंने इनके सभी ऑप्शन की व्याख्या कर रखी है वह बिल्कुल सटीकता से की हुई है, आप समझ जाओगे। एक दो बार उसको ठीक से समझना और फिर आप संज्ञा से जुड़े कुछ और प्रश्न बनाना, किसी भी टेस्ट पेपर के हों, पुराने पर्चों में आए हुए हों, या जहाँ से भी आपको मिले, तो आप कम से कम 50-60 प्रश्न संज्ञा की ओर देखना। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर ये 20 प्रश्नों का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, इनको आपने ठीक से सोल्व कर लिया, ठीक से समझ गए, तो बाकी जो भी प्रश्न करोगे आप वो सब आपसे बन जाएंगे। लेकिन 50-60 प्रश्नों की प्रैक्टिस अवश्य करना। ठीक है, कल मैं आपको अगले व्याख्यान में मैं आपको संज्ञा के बाद जो सर्वनाम आता है, यानी कि सर्वनाम वाला प्रकरण मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। फिर कहूँगा कि अगर चीज़ें अच्छी ना भी लगे तब भी आप इसको अवश्य देखना और अवश्य अभ्यास करना, क्योंकि आवश्यक नहीं कि हर चीज़ अच्छी लगे। कुछ चीज़ें जो अच्छी ना भी लगे लेकिन हमारे लिए आवश्यक होती है, उनको हमें करना पड़ता है। इसलिए अच्छा ना भी लगे तब भी आपसे मेरा परामर्श है, बल्कि प्रगाढ़ परामर्श है कि आप अवश्य देखना और इसकी प्रैक्टिस अवश्य करना। ठीक है साहब, थैंक यू। मिलता हूँ मैं आपसे सर्वनाम के साथ अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।